हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया था कि यूरिन 3 स्टेप में फॉर्म होता है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड इज़ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज़ द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हमने डिस्कस किया था कि वॉमन कैप्सूल में जब ब्लड आता है फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ये ब्रेकअप हो जाता है कैपिलरीज में जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरीज रीजॉइन करती हैं टू फॉर्म द इफरेंट आर्ट्रियोल। अब जो ये डायमीटर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल का, इट इज़ लार्जर देन द इफरेंट आर्ट्रियोल। तो नेचुरली जब कोई फ्लूइड आ रहा है किसी ब्रॉड इनिंग से और बाहर जा रहा है किसी नैरो पाइप से, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है। नेचुरली किसी भी वेसल में आप किस इनलेट अगर ज़्यादा होगा आउटलेट कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर डिवेल्प होगा और इसी प्रेशर से ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है और आ जाता है हमारे पास इन द ल्यूमन ऑफ द वोमन कैप्सूल। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो प्रेशर लगता है, ठीक है, ये प्रेशर होता है 70 और इसको अपोज करते हैं 2 प्रेशर। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो यहाँ पे ऑलरेडी वोमन कैप्सूल में फ्लूइड है, ये इनहिबिट करता है एडिशन ऑफ मोर फ्लूइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है अराउंड 20। और यहाँ पे सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे विटामिन, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसराइड्स सारे ही फिल्टर आउट हो जाते हैं, प्लस ऑल द आयंस, हार्मोन्स। तो यहाँ पे जो ब्लड बचता है उसमें बचते हैं सिर्फ प्लाज्मा, WBCs, RBCs और प्रोटीन्स जिनका वेट 68,000 से ज़्यादा होता है। तो ये प्रोटीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं और वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये भी प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नीचे 70 लग रहा है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर 20 है जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 20 है ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो तीनों प्रेशर्स का हम नेट देखें तो 20 mm जो प्रेशर है उससे ये ब्लड फिल्टर आउट करके बना देता है यूरिन। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और यहाँ पे जो यूरिन बनता है दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी यूरिन, ठीक है। ये जो प्राइमरी यूरिन है इसमें एवरीथिंग इज ऑफ ब्लड इज देयर एक्सेप्ट द प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स जिनका वेट 68,000 से ज़्यादा है, प्लस कॉर्पसल्स। तो एवरीथिंग हैज़ बीन फिल्टर आउट। अगर ये यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो बहुत लॉस होगा, ठीक है। तो ये यूरिन जो यहाँ पे वॉमन कैप्सूल में बिना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, नाउ इट इज़ नीडेड टू बी कंडीशनड, इसकी फिर से इसका प्रोसेस होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो यहाँ पे जब ये यूरिन इट गोज़ फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, तो एंड में जाके ये मॉडिफाई हो जाता है और एंड में आके बनता है फाइनल यूरिन। तो प्राइमरी यूरिन फॉर्मेशन और फाइनल यूरिन फॉर्मेशन के बीच में हमारे पास 2 प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज़ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो आज हम करेंगे रीअब्जॉर्प्शन जिसका 80% ऑफ द पार्ट इट इज़ कंप्लीटेड इन PCT। एक्चुअली रीअब्जॉर्प्शन होती कहाँ है, ये देखिए, यहाँ से ये ब्लड आया, यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन हुई और यहाँ से ये लेफ़्ट ओवर ब्लड जो है वो चला गया। अब ये जो लेफ़्ट ओवर ब्लड है ये जिस कैपिलरी में जा रहा होता है, ये कैपिलरी जो है ये बनाती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट्स के अराउंड ये उलझी होती है, ठीक है, इट इज़ इंटरवोवन, ठीक है, लिपटी होती है और यहाँ पे एक्सचेंज चलता है। यहाँ पे फ्लो कर रहा है प्राइमरी यूरिन और ये कैपिलरी में फ्लो कर रहा है हमारे पास बचा हुआ ब्लड। इसलिए मैंने जब आपको नेफ्रॉन की डायग्राम बनाने को बोला था, मैंने कहा था कि नेफ्रॉन के पार्ट आपने ब्लू रखने हैं जबकि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो है वो आपने रेड रखना है, सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द यूरिन एंड द ब्लड। तो ये है यूरिन और ये है ब्लड। तो ये बचा हुआ ब्लड जो है ये सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब करेगा, सब्सटेंसेस वापस डाले जाएंगे बचे हुए ब्लड में बाय रीअब्जॉर्प्शन एंड more toxic substances or excretory products they will be added from blood to the urine। तो ये एक्सचेंज चलता है दोनों डायरेक्शन में। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो जो हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस वो ब्लड से पोर किए जाएंगे प्राइमरी यूरिन में, और जो प्राइमरी यूरिन में जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं
दे विल बी पोर्ड बैक इनटू द कैपिलरी नेटवर्क। तो यही सारे प्रोसेस से जो प्राइमरी यूरिन यहाँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन में बना था, ये जाते 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 एंड पॉइंट में जाके फाइनल यूरिन बन जाएगा, विच हैव टू बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन है वो होता है थ्रू PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसका स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा। वोमेन कैप्सूल के बाद जो पार्ट आता है दैट इज नोन एज द PCT। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द नेक ऑफ द वोमेन कैप्सूल एंड दिस इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे मतलब विड्थ में भी ज़्यादा है, लेंथ में भी ज़्यादा है। इट इज़ हाईली क्वाइल्ड, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और 80% ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस ऑफ द ब्लड they are reabsorbed in this region, that is PCT। तो reabsorption में जो सबसे important part है वो है PCT और the proximal convoluted tubule, जो कि यूरिनल कॉर्टेक्स में पड़ा होता है। ठीक है, और इसके लिए इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, इसलिए मैं ये डायग्राम यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ। यहाँ पे खत्म, दिस इज़ द नेक ऑफ द वोमेन कैप्सूल और ये हमारे पास आ गया PCT और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द लार्जेस्ट, द वाइडेस्ट, हाईली क्वाइल्ड part of the nephron where about 80% of the useful substances they are reabsorbed and put back into the blood। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल सेल्स होती हैं PCT में, ये कॉलमनर सेल्स होती हैं, यू कैन सी हेयर। ठीक है, ये कॉलमनर सेल्स हैं और इनमें बहुत सारे माइक्रोविलाई बने होते हैं ल्यूमन की तरफ। इन माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन होता है बेटा, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो जहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन करनी हो, जितना ज़्यादा एरिया जो है वो मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। सो यहाँ पे these are the microvilli which increase the surface area so that maximum of the absorption it may take place। तो हमारे पास यहाँ पे दो मॉडिफिकेशंस हैं, दो अडेप्टेशंस हैं। एक है प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इन द कॉलमनर सेल्स ऑफ द PCT और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमने अडेप्टेशंस देखी, एक तो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई एंड द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। M4 माइक्रोविलाई, M4 माइटोकॉन्ड्रिया, आपको याद भी रहना चाहिए। इसके अलावा जो अडेप्टेशन होती है, ये जो कॉलमनर सेल्स होती हैं इनके बीच में स्पेसिस होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस, नॉट इंट्रा, सॉरी, इंटरसेलुलर स्पेसिस। जो सेल्स के बीच में स्पेसिस हैं, दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसिस। प्लस इनका जो बेस होता है, यहाँ पे होते हैं बेसल चैनल्स। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने, एक आगे बेसल चैनल और एक आगे इंटरसेलुलर स्पेसिस। यहाँ पे जो है प्राइमरी फिल्ट्रेट, ठीक है, या प्राइमरी यूरिन जो है वो यहाँ पे फ्लो करता है और यहाँ से चला जाएगा ब्लड में। ठीक है, तो ये पता चल गया PCT 80% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन अकर हेयर। PCT it start from the neck of the woman capsule and it goes up to the loop of Henle। 80% of the substances from the primary urine they are reabsorbed back in this area, that is the PCT। So PCT is the most important area, ठीक है, in context of reabsorption as 80% of the urine 80% of the useful substances from the primary urine are reabsorbed back into the blood। और यहाँ पे हमारे पास क्या मॉडिफिकेशंस, क्या अडेप्टेशंस होगी इसकी, एक तो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई जो कि एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाएगा, सो दैट मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इट मे टेक्स प्लेस टू मैक्सिमम एक्सटेंट। प्लस प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो है वो कैरी करते हैं। प्रेजेंस ऑफ बेसल चैनल एंड प्रेजेंस ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम। सो हेयर यू कैन सी दिस इज द इलेबोरेटिव स्ट्रक्चर। अभी हमने पीछे देखा था वोमेन कैप्सूल के साथ अटैच था PCT। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है ल्यूमन। ठीक है, दिस इज द ल्यूमन। यहाँ पे ल्यूमन में प्राइमरी यूरिन है या फिल्ट्रेट है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे फिल्ट्रेट है। और ये है स्पेशल कॉलमनर सेल्स लाइनिंग द PCT। ये देखिए, ये एक सेल है, ये इसकी एडजेसेंट सेल और ये इसकी दूसरी एडजेसेंट सेल।
ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये जो स्पेशल सेल्स हैं, मैंने बताया था यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, बीच में इनके क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। इस तरफ भी देखिए, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। प्लस यहाँ पे भी यहाँ कुछ डिप्रेशन बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेसल चैनल, ठीक है। तो ये कॉलुमनर एपिथेलियम है लाइनिंग द पीसीटी, एक साइड है इसके माइक्रोविलाई और दूसरी साइड है इसके बेसल चैनल्स एंड अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यू कैन सी हेयर। ये मैंने बताया था किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मीन्स रीएब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी। अब जहाँ पे ये एपिथेलियम खत्म होती है, देखिए ये ल्यूमन है, ठीक है, नेफ्रॉन का, ये पीसीटी की एपिथेलियम है और ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज। मीन्स यहाँ पे जो यूरिन है इससे मटेरियल रीअब्जॉर्ब होंगे तो कहाँ जाएंगे बेटा, सीधे जाएंगे ये कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होता है, एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे 80% रीअब्जॉर्प्शन होती है, सारा का सारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, ठीक है, वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेट से डिफ्यूज़ होते हैं यहाँ पे। डिफ्यूज़न क्या होता है, दैट इज़ द फ्लो, ठीक है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है फिल्ट्रेट में, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अमाइनो एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गए, ठीक है, और आयंस हो गए, ये डिफ्यूज़न से यहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा डिफ्यूज़न में कि यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी। मीन्स अगर 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, पहले यहाँ 40 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, यहाँ एक भी नहीं था, इन्होंने डिफ्यूज़ करना शुरू किया अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ भी 20 ग्लूकोज हो गए, यहाँ भी 20 हो गए, तो डिफ्यूज़न तो रुक जाना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रोसेस को कैरी ऑन करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एटीपी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है विच विल जनरेट एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स एक्टिवली ये जो ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड है या आयंस है, इनको पुट करते हैं इन द बेसल चैनल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे ये देखिए, ये जो थिक एरो है ना बेटा, ये जो डबल एरो है, दीज आर फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो सिंगल एरो है, दीज आर फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट और द डिफ्यूजन। तो एक्टिवली विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एपिथेलियल सेल से ये सब्सटेंसेस आ जाते हैं इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस और बेसल चैनल्स। जब बेसल चैनल में ये एक्टिवली आते हैं तो नेचुरली यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो क्या है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल बचे हैं और यहाँ 18 पहुँच गए, तब भी ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहीं जाएंगे, क्योंकि इनको फोर्सफुली एटीपी इनको यहाँ लेके आएगा, ठीक है। तो ये जो एटीपी ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है। मीन्स यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी ग्लूकोज की, तब भी ग्लूकोज यहाँ ही जाएगा क्योंकि इसको एनर्जी लेके जा रही है, दिस इज़ एनर्जी ड्रिवन। जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये एंटर करते हैं इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज जो है इनको ब्लड में वापस ले जाती हैं, दे आर कैरीड अवे। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, दिस इज़ द ल्यूमन ऑफ द पीसीटी, फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है। फिल्ट्रेट से बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मीन्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे ग्लूकोज अमाइनो एसिड ज़्यादा है, एपिथेलियल सेल्स में नहीं है, तो ये डिफ्यूजन से आगे इनसाइड द एपिथेलियल सेल्स। आगे का ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज़ एक्टिव, यहाँ तक पैसिव था, डिफ्यूजन था। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये चले गए इंटरसेलुलर स्पेसेस में, बेसल चैनल्स में, और वहाँ से अगेन बाय डिफ्यूजन ये चले गए ब्लड कैपिलरी में। तो अल्टीमेटली सब्सटेंसेस कहाँ से रीअब्जॉर्ब हुए, यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेट से इनटू द ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी से वापस ब्लड में दे आर कैरिड अवे इनटू द ब्लड। तो 2 तरह के ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े, यहाँ पे डिफ्यूजन और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगेन यहाँ पे डिफ्यूजन। यू कैन सी द शेप ऑफ द एरो आल्सो, दिस इज सिंपल एरो मीन्स पैसिव डिफ्यूजन, दिस इज सिंपल एरो मीन्स पैसिव डिफ्यूजन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट रिमूवल, यहाँ पे ब्लड में ये चले जाएंगे तो ग्रेडियंट बना रहेगा, और यहाँ पे जो है सब्सटेंस आते रहेंगे, और यहाँ पे भी ग्रेडियंट कैसे बना रहेगा, क्योंकि जो भी सब्सटेंस आएंगे वो एक्टिवली फोर्सिफुली
यहाँ से निकाल लिए जाएंगे। तो यहाँ भी हमेशा ग्रेडियंट बना रहेगा। ग्रेडियंट बना रहेगा मीन्स सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट से सब्सटेंस यहाँ आते रहेंगे। क्यों कम रहेगी? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे सब्सटेंस पहुँचेंगे वो एक्टिवली चले जाएंगे बेसल चैनल में और इंटरसेलुलर स्पेसिस में, और वहाँ से चले जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में। तो ये जो है फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्प्शन चला रहता है, ठीक है, और कांस्टेंट रिमूवल होता रहता है इन सब्सटेंसेस का, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर देता है, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है, तो पैसिव डिफ्यूजन से ये जो सब्सटेंसेस है फिल्ट्रेट से अगेन कहाँ जाते हैं? एपिथेलियल सेल्स में। तो इस तरह से ऑलमोस्ट इंटायर ग्लूकोज जो है यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 50% ऑफ द यूरिया जो है वो भी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी यूरिया जो है वो फिल्ट्रेट में ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी होंगे जिनका वेट कितना था? 68,000 से कम, क्योंकि जो 68,000 से ऊपर प्रोटीन थे, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, वो प्लाज्मा में ही रह गए थे, वो फिल्टर आउट नहीं हुए थे। लेकिन जो प्रोटीन यहाँ पे 68,000 से कम होते हैं उनका अलग मैकेनिज्म होता है, वो यहाँ से डिफ्यूजन से नहीं जाते। तो प्रोटीन यहाँ से जाते हैं पिनोसाइटोसिस से। किस प्रोसेस से? पिनोसाइटोसिस से। याद रख लीजिए P4 प्रोटीन, P4 पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस से यहाँ जाते हैं, उनके बन जाते हैं वेसिकल। यहाँ पे जब वो वेसिकल आते हैं प्रोटीन्स वाले, तो इनके साथ अटैच हो जाते हैं लाइजोसोम्स, और लाइजोसोम जो हैं अपने लाइटिक एंजाइम से प्रोटीन को तोड़ देते हैं इन द रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन यहाँ पे कन्वर्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं या तो ये यूज़ हो जाते हैं इन्हीं एपिथेलियल सेल्स में, या ये जो है ये भी बेसल चैनल में जाके अल्टीमेटली कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं, एंड दे आर कैरीड अवे विद द ब्लड एंड दे आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो याद रखेंगे बाकी सब्सटेंसेस के लिए हमने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक पैसिव डिफ्यूज़न, यहाँ से यहाँ तक एक्टिव डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे अगेन पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन प्रोटीन के लिए अलग प्रोसेस, प्रोटीन के लिए पिनोसाइटोसिस, जिससे कि यहाँ पे पिनोसाइटोसिस हुआ, प्रोटीन वेसिकल अंदर आए, उन्होंने लाइजोसोम के साथ डिफ्यूज़ किया और क्या बना दिया? अमाइनो एसिड्स। दीज अमाइनो एसिड्स, दीज आर आइदर यूज्ड इनसाइड द cells of the PCT itself, or they are carried into the basal channels, and from the basal channels they are carried into the blood capillaries, and from there they are sent to various parts of the body for their reuse, ठीक है। So this is all about the reabsorption। रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है सिक्रीशन, जिसमें कि क्रिएटिनिन हो गया, फॉरेन सब्सटेंसेस हो गए, अगर वो ब्लड में लेफ्ट ओवर है तो ब्लड से वापस डाले जाते हैं थ्रू एपिथेलियल सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट। तो दो तरह से प्राइमरी यूरिन की मॉडिफिकेशन होती है, सो दैट ये जो है वो वापस जाते जाते फाइनल यूरिन या जो यूरिन एलिमिनेट होना है उसके इसमें चेंज हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ पे जो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ब्लड फिल्टर आउट बना। यूरिन होता क्या है? सिंपली जो ब्लड फिल्टर आउट होता है ब्लड से ही यूरिन बनता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन से। यहाँ पे बन गया अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ये है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले, दिस इज़ अगेन DCT, ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं दैट इज़ PCT, DCT एंड लूप ऑफ हेनले, दे आर सराउंडेड बाय ब्लड सप्लाई। यहाँ पे एक आर्टरी है जो कि इनके अराउंड जो है लिपटी हुई है, ठीक है, इंटरवोवन अराउंड दिस, और यहाँ पे एक्सचेंज चला रहेगा। यहाँ से जो फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंसेस आ गए थे, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, दे विल बी रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। और ब्लड में अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस रह गए थे तो दे विल बी एडेड इनटू द फिल्ट्रेट। और ये जो प्राइमरी यूरिन है ये पूरा जर्नी अपनी कंप्लीट करके जब तक एंड तक पहुँचेगा इसमें बन जाएगा फाइनल यूरिन जो कि एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। अब हमारे पास बचता है द रोल ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।